बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैज़ान फराज है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ जनरा पे देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो यकीनन आपके सामने से एक न्यूज़ गुजर रही होगी, प्रोटेस्ट इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर होने वाले एहतजाजात। तो क्वेश्चन ये है कि ये एहतजाज क्यों हो रहे हैं और इसकी बेसिक या बुनियादी वजह क्या है। ये सारा मामला शुरू हुआ 25 मई 2020 को। हुआ कुछ यूँ कि 46 ईयर ओल्ड ब्लैक मैन जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था, उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा कि उसने एक काउंटरफीट बिल यूज़ किया $20 का। काउंटरफीट बिल से मुराद अगर आम जुबान में बात करें तो फेक करेंसी का यूज़ करना। जब पुलिस ने इस मामले में इंटरवीन किया और उसे अरेस्ट करने की कोशिश की तो उसने रेजिस्ट किया। रेजिस्ट करने की उसने बेसिक वजह जो पेश की वो ये थी कि वो क्लेस्ट्रोफोबिक है। क्लेस्ट्रोफोबिक कहते किसे हैं? क्लेस्ट्रोफोबिक एक ऐसा फोबिया है कि आपको बंद कमरों या बंद चीज़ों में घुटन महसूस हो। और इस मामले जब पुलिस उसे फोर्सफुली गाड़ी के अंदर बिठाने की कोशिश कर रही थी तो इसी दौरान वो ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरने के बाद एक पुलिसमैन जिसका नाम डेरिक शोएन था, उसने अपना घुटना उसकी गर्दन पर रखा। ये घुटना तकरीबन 8 मिनट 40 सेकंड तक उसकी गर्दन पर मौजूद रहा, मगर वो शख्स 5 मिनट या 6 मिनट के दौरान वो बिल्कुल मोशनलेस हो चुका था, यानी कि वो अनकॉन्शियस हो चुका था और वो बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहा था। मगर पहले 5 मिनट के अंदर वो बार बार ये एक लफ्ज़ दोहरा रहा था, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, मॉम सेव मी, आई कांट ब्रीथ। जो पास खड़ा एक शख्स था जो इस तमाम मामले को अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर रहा था, उसने पुलिसमैन को कहा कि ही इज़ अनकॉन्शियस, मगर डेरिक शोएन ने अपना घुटना उसकी गर्दन से नहीं हटाया। थोड़ी देर बाद जब एम्बुलेंस आई और उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो उसकी सांस जवाब दे चुकी थी। जॉर्ज फ्लॉयड के मरने के बाद जो मरकज़ी किरदार जिसका नाम डेरिक शोएन था, उसके ऊपर 3 चार्जेस लगे। बेसिकली स्टार्ट के अंदर तो 2 चार्जेस थे। फर्स्ट चार्ज था 3rd डिग्री मर्डर, 2nd डिग्री मैन स्लॉटर और उसके अंदर फिर एड अप ऑन हुआ 2nd डिग्री मर्डर। आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी होगा। ये जो मामला पेश आया ये अमेरिका की एक स्टेट मिनीसोटा के अंदर पेश आया और ये बिल 3rd डिग्री मर्डर वाला बेसिकली अमेरिका की 3 स्टेट्स के अंदर मौजूद है। पहली स्टेट पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा एंड मिनीसोटा। पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा के अंदर इसी 3rd डिग्री मर्डर के विक्टिम के ऊपर जो शख्स होगा, कल्प्रेट होगा, उसके ऊपर 40 ईयर्स ऑफ सेंटेंस्ड है, मतलब 40 ईयर्स ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट, 40 साल के लिए जेल। मगर जहाँ पे ये मामला पेश आया जो स्टेट मिनीसोटा थी उसके अंदर 25 ईयर यानी कि 25 ईयर्स के अंदर के लिए आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम तो ये था कि ये वीडियोस वायरल हो चुके थे। वीडियोस वायरल होने के साथ ही पूरे अमेरिका के अंदर एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। असल में क्वेश्चन तो यहाँ पे ये राइज होता है कि एक शख्स के मरने के बाद और एक वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे अमेरिका के अंदर इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट क्यों हुए? ना ही तो वो कोई सियासी सामाजिक कारकुन था, ना ही वो कोई बहुत बड़ा लीडर था। तो इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट की वजह क्या थी? वजह ये थी कि ब्लैक लाइव्स यानी कि ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन के साथ ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा था। ट्रेवन मार्टिन 2012 के अंदर उसका मर्डर हुआ और जो मर्डरर था उसकी बेल हो गई। उसके बाद 2 अफ्रीकन अमेरिकन यानी कि माइकल ब्राउन, ये भी पुलिस के हाथों ही इस तरह मर्डर हुए। मगर सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा मसला जो असल रूट्स के अंदर है वो बीबीसी ने एक्सप्लेन किया 1 जून के अपने एक आर्टिकल के अंदर। बीबीसी के मुताबिक पूरे अमेरिका के अंदर 14% ब्लैक अमेरिकन रहते हैं, मगर जो पुलिस के हाथों मर्डर्स होते हैं या जिसे हम कहते हैं इनकाउंटर्स होते हैं वो 23% ब्लैक अमेरिकन हैं। उसके बाद जितने भी ड्रग्स हैं, ड्रग्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो जेल के अंदर सज़ाएँ होती हैं और जो इस सारे मामलात के विक्टिम्स होते हैं वो भी ब्लैक ही होते हैं। तमाम बातों से ही ज़ाहिर होता है कि इन तमाम फेल का कहीं ना कहीं ताल्लुक ब्लैक लाइफ से ही है, यानी कि काले लोगों से ही इसका ताल्लुक है। मगर प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं था, प्रॉब्लम ये भी था कि जितने भी वाइट्स थे, वाइट्स पुलिसमैन, उनका कहीं ना कहीं उनके खिलाफ अगेंस्ट एक रवैया बन गया। मगर ये रवैया सिर्फ इन तमाम मुजरिमाना फेल की वजह से नहीं था, ये हिस्ट्री बहुत पुरानी है। आप सब ये तो जानते होंगे कि जितने भी ब्लैक्स हैं वो कभी एक वक्त तक स्लेव्स के तौर पे यूज़ होते रहे और आज भी अमेरिका के अंदर उन्हें अपने बराबर उस तरह नहीं समझा जाता। मगर बराक ओबामा के बनने के बाद दुनिया ने अमेरिका का एक नया फेस देखा। लोगों को ये लगा कि अब ब्लैक से एम्पावरमेंट होगी, मगर ये इतना सादा काम नहीं था। हुआ कुछ यूँ कि दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद दुनिया का कुछ पर्सपेक्टिव जो आज हमारे सामने है वो कुछ यूँ है कि पॉप ने
एक बयान दिया और उन्होंने कहा वी कैन नॉट टर्न आवर आइज ब्लाइंड ऑन रेसिज्म, यानी उनके इस बयान से ये बात साबित होती है कि रेसिज्म एग्जिस्ट करता है। उनके मुताबिक हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते रेसिज्म के ऊपर। और इसी तरह कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बयान दिया कि रेसिज्म एग्जिस्ट इन अमेरिका एंड कनाडा एंड वी हैव टू अबॉलिश इट। मगर मसला ये भी नहीं था, मसला इससे भी बड़ा था। और मसला क्या चल रहा था? मसला ये चल रहा था कि अमेरिका के अंदर एक मूवमेंट जिसका नाम ब्लैक लाइफ मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी थी। और उसके स्टार्ट होने की वजह से इस दफ़ा जो मुजाहरा हुए वो सिर्फ पीसफुल या डेमोक्रेटिक मुजाहरे नहीं थे, वो बड़े वायलेंट मुजाहरे थे। और अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये कहना पड़ा कि हम अब गोली चलाने का ऑर्डर देंगे, शूट एट साइट, जो भी लूटिंग करता हुआ नज़र आया शूट एट साइट का ऑर्डर देंगे। माहिरीन के मुताबिक ये राय गलत थी। ऐसे माहौल के अंदर ऐसे बयान देना एक चीफ एग्जीक्यूटिव को जेब नहीं देता। क्यों? क्योंकि ब्लैक्स के अंदर आगे ही एक गुस्सा भरा हुआ था और उसके अंदर ऐसे बयान दे के उनको और हाइपर करने वाली बात थी। क्या क्वेश्चन तो अब ये आता है कि क्या पूरे के पूरे अमेरिकन ही रेसिस्ट हैं? क्या अमेरिकन सिस्टम के अंदर रेसिज्म एग्जिस्ट करता है? तो मेरे मुताबिक इसका जवाब नहीं में होगा। इसके अंदर मैं आपको एक बड़ी मिसाल और लॉजिकल तरीके से एक चीज़ समझाता हूँ। अगर कुछ मुस्लिम जो टेररिज्म करता है या टेररिस्ट अटैक करता है किसी भी कंट्री के ऊपर और वो कहता है, वो क्लेम करता है दैट आई एम अ मुस्लिम, तो क्या पूरे के पूरे मुस्लिम उस एक अमल की वजह से टेररिस्ट डिक्लेयर होंगे? नहीं, कभी भी नहीं। सेम इसी तरह अगर किसी एक शख्स या कुछ चंद लोगों के रेसिज्म या रेसिस्ट एक्ट की वजह से क्या हम पूरी अमेरिकन सोसाइटी को रेसिस्ट कह सकते हैं? तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। हमें ये बात समझनी होगी कि एक माशरे के अंदर अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं और एक बुरे लोग भी। मगर प्रॉब्लम ये है कि उसको डील किस तरह किया जाता है। अगर हमारी राय और माहिरीन ने जो राय इस मामले पे दी है वो कुछ यूँ है कि अगर आप ब्लैक एरिया के अंदर पब्लिक डीलिंग के जितने भी काम है वहाँ पे ब्लैक पीपल ही अपॉइंट करें। यानी कि आपको एक चीज़ तो समझ आती होगी कि किसी भी एरिया के अंदर जहाँ पे मिलिट्री जाती है वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप पीसफुल लाइफ के अंदर दोबारा वापस आ सकते। माहिरीन की राय के मुताबिक जो ब्लैक एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर ब्लैक पुलिस वालों को ही तैनात किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और उनके हेड बेशक आप वाइट्स को बना दें। इस तरह यह होगा कि पब्लिक डीलिंग के कामों में अगर कोई ब्लैक कॉप किसी ब्लैक मैन के साथ अगर ज़्यादती भी करता है तो उसको रेसिज्म का नाम नहीं दिया जा सकता। सेकेंडली आपको एक बात समझना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी होगा और वो बात ये है कि किसी भी किस्म का कोई भी मसला या किसी भी किस्म का कोई भी आपके ऊपर जुल्म आपको ये जवाज़ नहीं देता कि आप अपने कंट्री मैंस के साथ या अपनी कंट्री या स्टेट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और अपने मुल्क की किसी भी सामान या चीज़ों को लूटना शुरू कर दें, जो अमेरिका के अंदर इस दफ़ा हमें नज़र आया। तो हमारी राय इसके अंदर यही होगी कि आप अपना जितना भी एहतजाज या प्रोटेस्ट है वो डेमोक्रेटिक तरीके से अगर दिखाएं, दुनिया उसे ज़्यादा अहमियत भी देगी, उसे वैल्यू भी देगी और आपकी बात की कदर भी की जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपना पैट्रियटिज़म और अपने मुल्क से मोहब्बत का जज्बा तो खैर अपने अंदर रखना ही होगा, क्योंकि इस तरह आपके मुल्क की साख, आपके मुल्क का इमेज और आपके मुल्क की इकॉनमी और आपके मुल्क के लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं, जो कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह हमारी राय थी। आपकी राय क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।